Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 5, and today's topic is meaning and evolution of money. Okay, let's go on the topic. So chapter 5, the chapter's name is money. Okay, in this chapter we have to learn about only three contents, three topics. The first one is meaning and evolution of money, second forms of money, and third supply of money. In supply of money we have to learn concept of money and measurement of money supply. Okay, तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, हम लोगों को केवल तीन ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना देर किए। मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी मनी का मतलब क्या है और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो हियर इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। मीनिंग क्या है मनी का, मतलब क्या है, मनी क्या चीज़ है। ठीक है, मनी किसको बोलते हैं, तो देखो क्या दिया टेक्स्ट में, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी। यानी एक ऐसा थिंग जो कि कॉमनली एक्सेप्ट किया जाए, हर जगह उसी को एक्सेप्ट किया जाए किसी भी चीज़ के बदले में। ठीक है, मान लो आपको बुक परचेज़ करना है, बुक ख़रीदना है, तो बुक ख़रीदना है तो क्या चीज़ आप देख करके बुक ख़रीदोगे, तो उसके बदले कोई ऐसा कॉमन चीज़ हम देंगे जो कि सब चीज़ मतलब जो कि सब लोग एक्सेप्ट करें उसको। ठीक है, कोई भी लेने से इनकार ना करे, तो दैट इज़ कॉल्ड मनी, जो कि कॉमनली एक्सेप्ट हो, हर जगह एक्सेप्ट हो। ठीक है, तो उसी को मनी बोलते हैं। उसे बुक खरीदना है तो आप पैसे दोगे, बुक लोगे। ठीक है, तो पैसा क्या है, पैसा सब हर जगह एक्सेप्टेड है, हर जगह एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कर लेगा, क्योंकि वो कॉमन वे है एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। क्योंकि पैसे की ज़रूरत सबको है, किसी को भी, हर किसी को अपना अपना कुछ नीड्स होता है, तो नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, पैसे से ही कोई भी अपने नीड्स, अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सकता है, इसीलिए इसको एक कॉमन वे बनाया गया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, क्लियर मनी। अब देखो एग्जांपल में क्या दिया, अ रुपी इन इंडिया इज़ मनी, यानी इंडियन जो रुपी है, इंडिया में जो मनी चलती है वो क्या है, इंडियन रुपी है, तो इसको रुपीज़ बोलते हैं। और रुपीज़ का सिंबल क्या है, तो ऐसे र बना के ऊपर में इक्वल का सिंबल हम लगा देते हैं, तो यही हमारा इंडियन करेंसी का सिंबल है जिसको रुपीज़ बोलते हैं। आगे देखो क्या दिया है, एज इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हियर, यानी इसी को यहाँ पे कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है, किस वे में, एक्सचेंज के वे में। ठीक है, लाइकवाइज अ डॉलर इन यूएसए इज़ मनी, वैसे ही जो यूएसए है, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ का मनी क्या है, तो डॉलर है। डॉलर का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, एस बना के उसमें इक्वल का सिंबल बना होता है, लेकिन ऊपर से बना होता है, तो ये भी एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक माध्यम है। ठीक है, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। इन ओल्डन डेज, अब देखो यहाँ आगे दे रहा है, इन ओल्डन डेज यानी पहले के समय में क्या होता था, गुड्स वेयर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी जो गुड्स होती थी, वस्तुएं, वो कैसे एक्सचेंज की जाती थी। पहले क्या था, पहले मनी नहीं था, पैसे नहीं थे। ठीक है, तो पहले जो गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे वो गुड्स के बदले ही एक्सचेंज किए जाते थे। मान लो तुमको कुछ चाहिए, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो तुमको, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए उसके बदले में देने के लिए, क्योंकि पहले पैसे नहीं थे। आज के डेट में हमें कुछ चाहिए तो हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन पहले पैसा नहीं था, तो वहाँ हमको कुछ ना कुछ गुड्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अपना कोई सामान दे करके जो हमको ज़रूरत है वो चीज़ हम लेते थे। क्लियर, उसी को बोलते थे हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, जिसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। देयर वॉज नो मनी, पहले क्या था, मनी नहीं था। थस अ कॉबलर वुड मेक शूज़ इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम द फार्मर, यानी कह रहा है कि पहले क्या था, मनी नहीं था, तो उस टाइम अगर कोई मान लो कॉबलर है, तो वो क्या किया, शूज़ बनाया। तो शूज़ बनाया किस लिए, तो फार्मर को देने के लिए। फार्मर से वो वीट लिया, गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ लिया है, तो उसके बदले उसको कुछ देना पड़ेगा, तो क्या दिया है, शूज़ दिया है। ठीक है, अ फार्म वर्कर वुड गेट ग्रेन्स एज अ रिवार्ड फॉर हिज लेबर। अब फार्मर की बात करें या फार्म वर्कर की, तो उनको क्या मिलता था, एक तरह से ग्रेन्स मिलता था रिवार्ड के रूप में। अगर कोई फार्मर है, उसका अपना खेत नहीं है, दूसरे खेत में काम कर रहा है, तो उसको वो काम करने के बदले उसको क्या मिला, ग्रेन्स मिल गया। ठीक है, उसको वहाँ लेबर करने के बदले। आज के डेट में क्या है, कोई काम करता है तो उसको पैसे दिलाता है, कहीं भी काम करे। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पैसा नहीं मिलता था, कुछ ना कुछ सामान ही मिल जाता था। यहाँ वर्कर्स है, खेत में काम करने वाले हैं, तो उनको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ अनाज ही दे दिया जाएगा। लेकिन ये पहले डायरेक्ट वे में होता था, लेकिन ये आज भी अवेलेबल है, ये चीज़ आज भी इनडायरेक्ट वे में है। आज भी गांव साइड में आप जाओगे तो देखोगे कि इनडायरेक्ट वे में जो भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, कोई जिसका अपना खेत नहीं है, तो उनको उसके बदले अनाज ही जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो दे देते हैं। तो ये आज भी चल रहा है। यहाँ देखो लिखा भी है, सोन
दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। इसी को हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसी एक्सचेंज के माध्यम को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। यानी गुड्स के बदले गुड्स, कोई काम भी कर रहा है तो उसको भी हम कुछ गुड्स दे दिए, अनाज दे दिए, ठीक है। यानी पैसा नहीं था, केवल गुड्स के बदले गुड्स ही चलता था, गुड्स ही चलता था। देखो आगे क्या दिया है, बट विथ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स एंड ग्रेटर नीड्स फॉर एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, a system where goods were exchanged for goods, proved to be an inefficient system of exchange। यानी कह रहा है अगर जो एक्सचेंज का नीड है वो ज़्यादा होने लगे, यानी जब एक्सचेंज का नीड बढ़ने लगा, लोगों को ज़्यादा एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ी, तो उस टाइम क्या था, जो बार्टर सिस्टम था जिसमें कि गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, तो वो चीज़ इनएफिशिएंट होने लगा, ठीक है। क्योंकि जब नीड्स बढ़ता है तो वहाँ एक्सचेंज बढ़ने लगता है, तो एक्सचेंज जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट होगा बार्टर सिस्टम में, क्योंकि सबके पास वो चीज़ होनी चाहिए। बार्टर सिस्टम में एक चीज़ था कि मान लो हमको शूज़ चाहिए और आपको वीट चाहिए, तो मेरे पास वीट है और आपके पास शूज़ है, तभी वो ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम आपको वीट देंगे, आपको वीट चाहिए था, और हमको शूज़ चाहिए था तो आप हमको शूज़ दीजिएगा। तो ये दोनों जो रिक्वायरमेंट है दोनों के पास होने चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। तो अगर इसमें से कोई किसी एक के पास नहीं है या फिर किसी को नहीं चाहिए, जैसे हमको शूज़ चाहिए लेकिन उसको वीट नहीं चाहिए, तो यहाँ भी ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था बार्टर सिस्टम में, ये प्रॉब्लम थी। देखो क्या दे रहा है, इट इज़ देन दैट वी इन्वेंटेड मनी। इसी के कारण क्या किया गया, मनी को इन्वेंट किया गया, ठीक है। मनी जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इसी सब चीज़ को दूर करने के लिए। नाउ गुड्स वे आर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स। तो अब क्या होता है, मनी जब इन्वेंट हो गया तो गुड्स के बदले गुड्स सोल्ड नहीं होता है, डायरेक्ट मनी के बदले गुड्स सोल्ड होता है। सब लोग मनी लेते हैं और उसके बदले में गुड्स देते हैं, ठीक है। अब देखो जो मनी का इन्वेंशन हुआ तो उसको किस फॉर्म में चलाया गया, किस फॉर्म में लाया गया। सबसे पहले कॉइन्स के फॉर्म में हुआ, भी गोल्ड और सिल्वर फॉर्म में, ठीक है। कॉइन्स आया, सबसे पहले सिक्के आए, किस चीज़ के, सोने और चांदी के सिक्कों को मनी के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले। उसके बाद से धीरे धीरे चेंज हुआ, फिर एलॉय मेटल के रूप में आया, ठीक है, कॉइन जिसको बोलते हैं। उसके बाद से आया पेपर मनी आया, पेपर मनी के बाद से अब क्या चल रहा है, अभी के डेट में प्लास्टिक मनी चल रहा है। प्लास्टिक मनी दैट मीन्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी जो भी कार्ड्स वाला है उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं, जो भी कार्ड्स वगैरह है, ठीक है। और इसके साथ साथ में ई मनी भी चल रहा है आज करके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी, यानी जैसे हम जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, या फिर इंटरनेट के माध्यम से भी जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं किसी ऐप के थ्रू, वो सब ई मनी में आता है, ठीक है। क्लियर, कैसे मनी का जनरेशन आगे बढ़ा, सबसे पहले गोल्ड सिल्वर के रूप में, फिर एलॉय मेटल, फिर पेपर, फिर प्लास्टिक, और अब ई मनी यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी। थस द ओरिजिन ऑफ मनी इज़ रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। यानी इस प्रकार जो मनी का ओरिजिन था, इवोल्यूशन था, वो नीड के हिसाब से क्या हुआ, फैसिलिटेट हुआ एक्सचेंज के रूप में। देखो आगे क्या दिया है, थ्रू इनिशियली इन्वेंटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी मनी का जो इन्वेंशन था वो ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किया गया था, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को परचेस करने के लिए, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, पहले बार्टर सिस्टम था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, तो उसमें डबल कोइंसिडेंस चाहिए होता था वांट्स का, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे मनी का इन्वेंट किया गया। अब इसमें मनी का जब इन्वेंट किया गया था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, तो इसका और भी कुछ यूज़ था, ठीक है। अब इसको और कैसे यूज़ किया गया, तो देखो क्या दे रहा है, मनी इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को एक तरह से स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज़ किया गया, यानी इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग के रूप में, ठीक है, यानी सेव करने के। जैसे पहले का था, तो पहले क्या था, केवल गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, तो वहाँ पे अगर मान लो किसी को कुछ देना है तो उसके लिए कोई वस्तु ही रखे रहेंगे, बाद में देंगे, ठीक है, तो वस्तु ख़राब होने का भी डर रहता था। अब जैसे फार्मर्स हैं तो फार्मर्स को कुछ लेना होगा तो वो अनाज ही ना स्टोर करके रखेंगे, कोई चीज़ एक्सचेंज करना होगा तो अनाज क्या होगा, ज़्यादा दिन तक थोड़े रह सकता है, ख़राब भी हो सकता है, कीड़े भी लग सकते हैं, सड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए मनी को एक तरह से सेविंग के इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी यूज़ किया गया या यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी भी यूज़ किया जाता है इसको, वैसे ही सेव करके लोग रखते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, कब ज़रूरत पड़ जाए, सब लोग करता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है, मनी इज़ यूज्ड एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू। मनी को मेज़र ऑफ वैल्यू के रूप में यूज़ किया गया या यूज़ किया जाता है। किसी भी वस्तु के वैल्यूएशन को बताने के लिए मनी का यूज़ किया जाता है। जैसे किसका क्या प्राइस है, सपोज दैट एक शूज़ है तो शूज़ का क्या वैल्यू होगा, कितने का होगा वो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह इंक्लूड करके उसमें
बेनिफिट रख के उसका क्या वैल्यूएशन हो रहा है, तो उसको मेज़र कैसे करेंगे, तो मनी से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको एक तरह से वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू के रूप में यूज़ किया जाता है। थर्ड इसका यूज है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट दैट मीन्स किसी को कुछ पेमेंट देना हो या फिर उधार लिए हो तो वो देना हो, ठीक है, चुकता करना हो, ठीक है, तो वही चीज़ होता है। तो इसको मनी को यूज़ किया जाता है एक तरह से, या यूज़ किया गया है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स के रूप में। डिफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। यानी डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है वैसा पेमेंट जिसको फ्यूचर में देने के लिए रखा जाता है। जैसे कोई वर्कर है आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको सैलरी देनी है, तो वो भी एक तरह से डिफर्ड पेमेंट हो गया। या कहीं से उधार कुछ ले लिए तो उसको देना है, पैसा उसका पे करना है, तो वो भी डिफर्ड पेमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। यानी डिफर्ड पेमेंट्स जिसको बाद में हम लोग देते हैं। तो ये तो हुआ इसका मनी का फंक्शंस, यानी मनी का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़, क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या दिया है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ मनी दिया है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना, नहीं तो बुक है तो अच्छी बात है, पढ़ लेना मनी का डेफिनेशन और उसका फंक्शन। इसके बाद है तुम्हारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो इस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी जो पहले चलता था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, वस्तुओं के बदले वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम थी जिसको हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी ये चीज़ मैं बार बार इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होता था, जिसके कारण मनी को इन्वेंट किया गया। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसके बदले मेरे पास कुछ होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कॉबलर है, शूज़ बनाया है, उसको वीट चाहिए, तो वीट के बदले वो शूज़ देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर जिसके पास वीट है तो उसको शूज़ की वांट्स होगी, ठीक है, वांट्स होनी चाहिए शूज़ की, तभी वो शूज़ लेगा और वीट को देगा। यानी दोनों तरफ वांट्स होने चाहिए और दोनों के वांट्स मैच भी करने चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए, तभी जा कर के बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के तहत वहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है, गुड्स के बदले गुड्स। आया समझ में। तो ये चीज़ थी। अगर मान लो उसको वीट वाले को शूज़ नहीं चाहिए, फार्मर को शूज़ नहीं चाहिए, तो फिर जो कॉबलर है उसको वीट मिल नहीं पाएगा, फिर वो ढूंढेगा दूसरे पर्सन को जिसके पास वीट हो और उसको शूज़ की भी आवश्यकता हो, ठीक है। तो उसमें टाइम भी लॉस होगा बहुत ज़्यादा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखो उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है, ये क्लॉथ के ऊपर दिया है। तो ये तो क्लियर है टॉपिक। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम था एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम, ये बहुत ही एक तरह से डिफ़िकल्ट भी था, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू डू दिस डेज। अब आज के दिनों में क्या होता है, इफ़ अ फार्मर यू सेल राइस फॉर मनी। अगर फार्मर है तो वो राइस को सेल कर सकता है पैसे के लिए, ठीक है, पैसे के बदले वो राइस सेल कर देगा। एज अ क्लॉथ मर्चेंट, अगर कोई क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है, तो क्लॉथ फॉर मनी, क्लॉथ भी वो सेल कर सकता है पैसे के लिए। यानी हर चीज़ को एक्सचेंज किया जाता है आज के डेट में केवल पैसे के लिए, विथ मनी इन हैंड। यू बाई वट एवर विश टू बाई। यानी अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चीज़ चाहिए, जो भी वस्तु की आपको आवश्यकता है, आप खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। इसीलिए मनी को एक्सचेंज का माध्यम बनाया गया, एक कॉमन वे बना दिया गया, क्योंकि सभी लोग मनी के थ्रू ही सेल या परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो मनी आएगी तो सबके पास आएगी और सब लोग जिसको जो चीज़ चाहिए वो उस पैसे से खरीद सकता है, यानी अपने वांट्स को फुलफ़िल कर सकता है। थस राइस इज एक्सचेंज फॉर मनी। तो इसी प्रकार राइस को एक्सचेंज किया गया मनी से, या ठीक है, या किया जाता है। क्लॉथ इज मर्चेंट फॉर मनी। मनी एक्ट्स एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो सच कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट इन द सीसी इकोनॉमी। अब जैसे आज के डेट में मनी जो है एक तरह से कॉमन मीडियम बना दिया गया एक्सचेंज का, क्योंकि हर चीज़, जो भी चीज़ सेल या परचेज होगी वो मनी के माध्यम से ही होगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पहले क्या था, नहीं था। यानी जो सीसी इकोनॉमी था, सीसी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। सीसी दैट मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी या कमोडिटी फॉर कमोडिटी, यानी वस्तु के बदले वस्तु वाला जो इकोनॉमी था, एक्सचेंज इकोनॉमी, उसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम थी। वहाँ पे कॉमन मीडियम नहीं था, ठीक है। वहाँ पे केवल क्या होते थे, गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज होते थे। क्लियर। तो इसके बाद आता है इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। यानी बार्टर सिस्टम की क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या खामियाँ थी, जिसके कारण इसको एलिमिनेट किया गया, यानी इसको हटाया गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका जो ड्रॉबैक्स है वो है डबल कोइंसिडेंस, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये पॉइंट अभी मैंने जस्ट बताया कि बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम था कि वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को
मतलब वहाँ पे ज़रूरत होती थी, ठीक है, क्योंकि दो लोग चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, तो दोनों के पास जो भी वस्तुएं हैं, दोनों को उस वस्तुओं की आवश्यकता होगी, तभी वहाँ पे ट्रांजैक्शन फुलफ़िल होगा, ठीक है। और जब मैच नहीं करेगा तो ट्रांजैक्शन फुलफ़िल नहीं होगा। दैट मीन्स जो दोनों का वांट्स है, जैसे अभी मैंने कॉबलर और फार्मर का एग्जांपल दिया था। एक कॉबलर है जिसके पास सूज है, एक कॉबलर है सूज वाला, एक के पास वीट है, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों चीज़ें चाहिए। जैसे फार्मर है, ये फार्मर है तो फार्मर को सूज चाहिए, और ये कॉबलर है तो कॉबलर को वीट चाहिए, ठीक है। ये दोनों, और सूज इसके पास है तो ये इसको प्रोवाइड कर सकता है, और फार्मर है, फार्मर के पास वीट है तो ये इसको प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जब दोनों का वांट्स एक दूसरे से मैच करेगा तभी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा बार्टर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है। अगर इसको मान लो फार्मर को ये सूज नहीं चाहिए, सपोज दैट इसको सूज नहीं चाहिए, तो फिर वीट तो है इसके पास, तो ये इसका ट्रांजैक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि जो कॉबलर है इसके पास सूजी है देने के लिए इसके बदले में। तो फिर इसको दूसरी जगह मूव करना होगा, दूसरी जगह जाना होगा, ठीक है, ताकि इसका वांट्स जो है वो फुलफ़िल हो जाए। देखो इसका दूसरा डिमेरिट जो है, ड्रॉबैक है, वो क्या है। तो दूसरा इसका ड्रॉबैक जो है, कमी है, वो है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार, कैन यू रिप्लाई। अगर ये बार्टर सिस्टम के समय पूछा जाता है, अगर आपके पास उस टाइम तो कार नहीं था, ठीक है, मान लो आपके पास कोई हॉर्स है या ऑक्स है, कोई एनिमल्स है, पेट एनिमल, तो उसका वैल्यू पूछे तो क्या बता पाते, नहीं बता पाते। लेकिन वही चीज़ अगर आज के डेट में हम पूछेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कार या फिर हॉर्स, जो भी आपके पास है, तो आप इजीली उसको बता सकते हो, क्योंकि आपके पास उसका एक जो कॉमन यूनिट है वो पता है। यानी मनी आपको पता है, मनी के रूप में हम आप उसको किसी भी चीज़ को एज वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कार का वैल्यू पूछे तो आप बता सकते हैं इजीली, आपका कार कितने का है, 4 लाख से 5 लाख से, जो भी आपके कार का वैल्यू है वो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बार्टर सिस्टम में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कॉमन यूनिट की कमी थी, कॉमन यूनिट था ही नहीं, जिस वहाँ पे केवल वांट्स को फुलफिल किया जाता था, ठीक है। कैन यू गिव द सेम आंसर इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वही चीज़ देखो यहाँ पे पूछा भी है, क्या बार्टर सिस्टम में इसी का आंसर सेम वैसे ही होता या दे सकते थे, तो नहीं, क्लियरली नॉट। अंडर सच अ सिस्टम योर कार वुड बी वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ हॉर्सेस, काउज और बफेलोज। यानी उस टाइम में अगर आप कार का वैल्यूएशन करते तो या तो किसी एनिमल से ही करते, क्योंकि कार का जो यूज़ है बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए या कहीं जाने आने के लिए। तो पहले के ज़माने में जो था वो कार्ट था, या फिर कोई पेट एनिमल के थ्रू ही जाते थे, जैसे हॉर्स हो गया, काउस हो गया, बफेलोज हो गए। तो कार का जो वैल्यूएशन होता वो इन्हीं के बदले होता, और चेंज भी करना होता तो इन्हीं से करना होता। अब बताओ, कार को हॉर्स से चेंज करना पड़ता पहले के ज़माने में, मतलब बार्टर सिस्टम के तहत, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्यों प्रॉब्लम ऐसा था क्योंकि उस टाइम मनी नहीं था, नो मनी। तो मनी क्या है, तो मनी एक कॉमन यूनिट है ऑफ वैल्यू का, ठीक है। सो evolution ऑफ मनी हैज़ गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यानी जो मनी का एवोल्यूशन हुआ वो एक तरह से हमको क्या उससे मिला, हमको एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मिला, जिससे कि हम किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी मिला, जिसके तहत हम अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ड्रॉबैक। इसके बाद है थर्ड ड्रॉबैक, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। यानी पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम था, क्योंकि उस टाइम मनी नहीं था। तो पेमेंट करेगा तो क्या करेगा, कोई गुड्स ही करेगा। देखो क्या दिया इसके टेक्स्ट में, दिस डेज यू हायर अ वर्कर। यानी आज के दिन में अगर आप किसी वर्कर को हायर करते हो या किसी को रखते हो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए, तो उसको आप फिक्स कर सकते हो 10,000 पर मंथ या 15,000 पर मंथ या 20,000 पर मंथ, उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप वही चीज़ बार्टर सिस्टम में करते तो क्या होता, तो बार्टर सिस्टम में तो पैसा था नहीं, तो वहाँ पे क्या होता था, आपको कोई सामान ही देना पड़ता। किसी अगर कोई काम करवाते हो, किसी को काम करने के लिए रखते हो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप उसको पे करते किस रूप में, टेबल या फिर चेयर, ठीक है, या फिर राइस या फिर वीट या फिर ड्रग्स या फिर चॉकलेट्स। यानी कोई ना कोई वस्तु ही आपको देना पड़ता। अब ये फिक्स भी नहीं है कि उसको वही चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं, जो वर्कर है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में क्या है, सबको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा एक कॉमन वे है। पैसा से हम सब कुछ भी खरीद भी सकते, कुछ भी बेच भी सकते पैसे के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका इवोल्यूशन हुआ। आप देखो आगे क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट्स वुड सर्टेनली बी वेरी डिफ़िकल्ट अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट था या फिर फ्यूचर पेमेंट था बार्टर सिस्टम के तहत, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इसी कारण इवोल्यूशन किया गया मनी का, ताकि जो पेमेंट्स वाला सिस्टम है वो सही से हो सके। क्लियर। इसके बाद इसका फोर्थ ड्रॉबैक है, देखो क्या कह रहा है फोर्थ ड्रॉबैक,
डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी यहाँ पे स्टोरेज ऑफ वैल्यू सेविंग करने के रूप में भी मनी को एक तरह से यूज़ किया जाता है। अभी बताया मैंने मनी के फंक्शन में। तो यहाँ पे पहले जब बार्टर सिस्टम था तो वहाँ पे सेविंग करने में भी एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता था, क्योंकि सब लोगों के पास क्या था, कोई ना कोई वस्तु थी उस टाइम। तो कोई फार्मर था तो उसके पास अनाज था, तो अनाज क्या ज़्यादा दिन तक तो सेव करके वो रख नहीं पाएगा, तो अनाज को तो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए रख नहीं पाएगा, ठीक है। या फिर ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी किसी चीज़ को भेजना, जैसे यहाँ पे कह रहा है इन द सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, सेविंग इज़ पॉसिबल ओनली वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज द फियर ऑफ कैपिटल लॉस। यानी उस बार्टर सिस्टम में क्या था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी था, तो उसमें कोई ना कोई वस्तु कहीं रखा जाता था स्टोरेज के रूप में, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या था, रखने में नुकसान भी था, ख़राब होने का डर भी था। अगर ख़राब हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल लॉस होगा, ठीक है। अब ख़राब रखने से ही नहीं हो सकता, किसी न किसी नेचुरल डिज़ास्टर के थ्रू भी हो सकता है। सपोज दैट अनाज रखें, बाढ़ आ गया तो सब उसी में दह जाएगा, तो ये नेचुरल डिज़ास्टर की तरह, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर के से क्या होगा, एक तरह से कैपिटल लॉस भी होने का डर है। तो फर्दर व्हाट हैपेंस इफ़ यू आर ट्रांसफ़र योर सेविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यहाँ पे कह रहा है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह आपके सेविंग को ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे होगा। तो आज के डेट में तो इजी है, क्योंकि पैसा है, मनी है, हम इजीली कार्ड के थ्रू अपने सेविंग को कहीं से भी कहीं तुरंत मिनटों में भेज सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, सेविंग हमारा गुड्स से था, तो गुड्स को ट्रांसफ़र करने में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता था, ठीक है। उसके लिए फिर से खर्चा करना पड़ता था, कुछ ना कुछ देना पड़ता था किसी को, और वो लोग हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है। तो ये तो था आपका बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक्स, जिसके कारण उसको एलिमिनेट किया गया और उसके जगह पे मनी को लॉन्च किया गया, ठीक है, मनी को एवोल्यूट किया गया। इसके बाद तुम्हारा सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी जो मनी है उसके कितने फॉर्म्स है। तो बेसिकली दो फॉर्म्स है, फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी, और दूसरा है फुल बॉडीड मनी, ठीक है। फिएट मनी एंड फिडुशियरी मनी, दूसरा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं, फिएट मनी क्या होता है। तो फिएट मनी वैसे मनी को कहते हैं जिसको गवर्नमेंट इशू करती है या फिर गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी इशू करता है। जैसे इंडिया है तो हमारे इंडिया में कौन करेंसी वगैरह इशू करता है, तो आरबीआई करती है, जो कि आरबीआई क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। उसके रूप में इंडिया की तरफ से ये काम करती है, बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी काम होता है, या फिर पैसे मनी का ही कोई भी वर्क होता है इशू करने का, बंद करने का, तो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट खुद से करती है, ठीक है। तो फिएट मनी वही मनी है जिसको गवर्नमेंट इशू करती है, सिंपली समझ लो, या फिर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी। इसके बाद है इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड क्वाइंस विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली वांट टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या इंक्लूड होता है, जो भी नोट्स एंड क्वाइंस होते हैं, ठीक है, सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसके थ्रू लोग, यानी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो लीगली एक तरह से उसको एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, किसी भी वस्तु के बदले में, चाहे सेल हो या परचेज हो। दूसरा होता है इसका फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी क्या होता है, तो फिडुशियरी मनी इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है उसको फिडुशियरी मनी बोलते हैं। जैसे कोई शूज़ बेच रहा है तो शूज़ के बदले क्या रिसीव कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो पैसे रिसीव कर रहा है। मान लो 200 का बेचा, 200 रुपये एक्सेप्ट किए, तो 200 रुपये जो एक्सेप्ट किया उसका फिडुशियरी मनी है, ठीक है। यानी जो भी मनी एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसको फिडुशियरी मनी बोलते हैं, क्लियर। और ये एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से ट्रस्ट होता है पेयर और पेई के रूप में, ठीक है, देने वाले और लेने वाले के बीच में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लो क्या दिया है, एग्जांपल तुम्हारा चेक के रूप में दिया है, चेक आर फिडुशियरी मनी एज दिस आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। यानी चेक एक तरह से ट्रस्ट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि फिडुशियरी मनी का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई जो भी देता है तो वो एट अ टाइम कैश नहीं देता है, वो चेक मतलब काट के देता है, लिख करके देता है, तो उसमें वो एक तरह से अपना ट्रस्ट के रूप में ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो भी एक्सेप्ट करता है उस पेमेंट को। तो ये है तुम्हारा फिडुशियरी मनी। चेक भी हो सकता है, इसमें डिमांड ड्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मनी का दूसरा जो फॉर्म आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले फुल बॉडीड मनी जान लो क्या होता है। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन द टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, यानी वैसा मनी, ठीक है, जिसका जो वैल्यू होता है कमोडिटी का वो उसके फेस वैल्यू के इक्वल होता है। जैसे सपोज दैट पहले के ज़माने में क्या चलते थे, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, मतलब इंडिया में पहले सिल्वर कॉइन्स चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे। जो सिल्वर कॉइन्स का जो फेस वैल्यू होता था उसे कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होता था, ठीक है, यानी जितने का वो
उसमें मेटल लगा है, यानी सिल्वर जितने का लगा है, ठीक है, और जितना उसका फेस वैल्यू है, जैसे 1 रुपये का कॉइन है, तो ये दोनों इक्वल होगा, यानी उसका जो सिल्वर है उसमें जितनी क्वांटिटी लगी है और जितना उसका फेस वैल्यू दोनों इक्वल होता था, ठीक है, तो उसको हम फुल बॉडीड मनी बोलते थे। और अब जो इसमें क्रेडिट मनी है, दूसरा इसका इसमें टाइप से क्रेडिट मनी, यानी फुल बॉडीड मनी जो था उसके जस्ट अपोजिट क्रेडिट मनी होता है, ठीक है। फुल बॉडीड मनी में क्या था, जो कॉइन था और जो उसका कमोडिटी था दोनों इक्वल वैल्यू होता है, लेकिन क्रेडिट मनी में जो उसका फेस वैल्यू होता है, कॉइन हो या करेंसी हो, ठीक है, नोट हो, तो उसका जो फेस वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें जो भी कमोडिटी लगा होता है, जो भी वस्तु का वो बना होता है, चाहे मेटल का बना हो या फिर पेपर का बना हो, तो उसका वैल्यू कम होता है उसके मनी के वैल्यू से। जैसे सपोज दैट 10 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, तो ये नोट का फेस वैल्यू ज़्यादा होता है इसके कम्युनिटी से, यानी जो जिस भी चीज़ का ये बना होता है, पेपर का बना होता है, जाहिर सी बात है, तो अगर हम इसको बेचेंगे तो ये 10 रुपये में थोड़ी ना बिकेगा, और रद्दी के भाव बिकेगा, ठीक है, 10 रुपये से कम में ही बिकेगा। अगर ये फट भी जाता है तो हम इसको ले जाते हैं चेंज कराने के लिए, तो 10 रुपये में लेता है, नहीं लेता है, कम में लेता है, ठीक है। यानी जो इसका फेस वैल्यू है वो कभी भी फेस वैल्यू उसके कम्युनिटी वैल्यू से ज़्यादा रहता है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 है, दैट मीन्स इसका फेस वैल्यू यानी इसका वैल्यू ज़्यादा है, कम्युनिटी कम है, कम्युनिटी का वैल्यू कम है, ठीक है, क्लियर। क्रेडिट मनी क्या होता है, तो ये सेम कंडीशन कॉइन्स के साथ भी होता है। कॉइन्स में भी जो मेटल लगा होता है वो कम कॉस्ट का होता है, उसका कॉइन का जो फेस वैल्यू होता है 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन, तो उसका जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मेटल का वैल्यू कम होता है, तो ये इसी को कहते हैं क्रेडिट मनी। क्लियर, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।